हाँ, आज अपन साइंस का चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। 4 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है, यानी कि ये चैप्टर 4 मार्क्स का है। वो 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से कैसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। बस इस चैप्टर का पूरा एक ही वीडियो बनाऊंगा, ये कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन के फॉर्मेशन बना रहा हूँ, पहले क्वेश्चन फिर उसका आंसर। कुछ भी नहीं पढ़ना, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना, कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना, इसके बाहर कुछ ही नहीं जाएगा। ठीक है, और फिर एग्जाम टाइम में जो मोस्ट क्वेश्चन आपको मैं लगवा दूंगा, तो फिर आपको पता ही पूरा पेपर अपना ही आता है। तो ये बातें आपको ध्यान देनी है। चैप्टर का नाम है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, यानी कि भोजन एवं मानव का स्वास्थ्य। बहुत सिंपल सा चैप्टर है। इसके अंदर डायरेक्ट बात आते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन भले लगा लो आप। पहला क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज बैलेंस डाइट, यानी कि संतुलित भोजन क्या है, या फिर संतुलित भोजन क्या होता है। ठीक है, तो वह भोजन जिसमें जीवन के संचालन हेतु कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन तथा जल उचित मात्रा में उपलब्ध हो। देखो, बैलेंस डाइट या संतुलित भोजन वो होता है जो अपना जीवन जीने के लिए हमें कुछ खाते हैं, लेकिन अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा यानी कि फैट, ये मिनरल्स ये होने चाहिए, विटामिन ये नहीं है तो फिर वो हमारा खाना नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हो? यानी कि फूड विच इज़ द एक्टिविटी ऑफ लाइफ, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर शुड बी अवेलेबल इन सफिशिएंट क्वांटिटी। ठीक है, ये चीज़ इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन बन जाएगी, अपने ओरिजिनल राजस्थान बोर्ड की बुक की अकॉर्डिंग है। ठीक है, वो मैं आपको रोजाना कह रहा हूँ। बाकी बहुत सारी डेफिनेशन बनती है, उसका कोई मतलब नहीं है। बोर्ड की जो बुक खुद की बुक है उससे बनाना बहुत बढ़िया चल रहता है। तो एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन लिखो आप। अच्छा, इसी से बता देता हूँ। सेकंड है अनबैलेंस डाइट, यानी कि असंतुलित भोजन। उसकी अलग से कुछ भी लर्न नहीं करना, सेम वो लिखना है कि वह भोजन जिसमें ये चीज़ें नहीं हो, सेम टू सेम वह भोजन जिसमें जीवन संचालन तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन तथा जल उचित मात्रा में नहीं हो। इसमें तो है उपलब्ध हो, उसमें एकदम उपलब्ध नहीं हो, नॉट अवेलेबल इन सफिशिएंट क्वांटिटी। बस वो आपका अनबैलेंस डाइट हो गई या फिर असंतुलित भोजन हो गया। तो एक साथ 2 क्वेश्चन हो गए आपके। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखो छोटा सा, वो है आपका कुपोषण। कुपोषण का क्या कारण है या फिर कुपोषण क्या होता है? मल न्यूट्रिशन। देखो, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर ये लिखना है कि हमारे देश में कुपोषण का सबसे बड़ा कारण है कि लोगों को सभी पोषक तत्वों से युक्त खाना नहीं मिलता। ये ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग गरीब हैं, उनको प्रॉपर पोषक तत्वों से खाना नहीं मिलता, वो और भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता। ये सबसे बड़ा कारण है। यानी कि वन ऑफ द मेन रीजन्स फॉर मल न्यूट्रिशन इन आवर कंट्री इज दैट पीपल डू नॉट गेट एक्यूट अमाउंट ऑफ बैलेंस फूड। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसी में सेकंड पॉइंट आपको लिखना है इसी का आंसर में कि कुपोषण का प्रभाव शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की दुर्बलताओं के रूप में प्रकट होता है। यानी कि द इफेक्ट ऑफ मलन्यूट्रिशन मैनिफेस्ट बोथ इन फिजिकल एंड मेंटल वीकनेस, यानी कि दोनों पर ही प्रभाव छोड़ता है। मेंटली और फिजिकली, शरीर से भी कमज़ोर होता है और दिमाग से भी कमज़ोर होता है। ये दोनों कारण है। तो अगर एक क्वेश्चन ये 2 मार्क्स में 1 मार्क्स में आता है, तो इंग्लिश वालों को ये 2 पॉइंट, हिंदी वालों के 2 पॉइंट आपको लिख के आना है। अब इस कुपोषण के, फिर इसके कुपोषण के बहुत सारे टाइप है, जैसे विटामिन, एक है मिनरल्स। तो अब अपन नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट वही है विटामिन कुपोषण, यानी कि विटामिन मलन्यूट्रिशन। ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आना तय है, गारंटी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके ओरिजिनल बुक के पीछे क्वेश्चन लिख भी रखा है, और अपने और लिख लिया इसको कि राइट द नेम ऑफ डिजीजेस एंड सिम्टम्स कोज्ड बाय विटामिन डेफिशिएंसी, यानी कि विटामिन कुपोषण से होने वाले रोग एवं उनके लक्षण लिखिए। यानी कि किसी में विटामिन की कमी है तो कौन सा रोग हो जाता है, और आपको कैसे उसके सिम्टम पहचान होगी कि अच्छा इसको ये रोग है। तो देखो, बड़ा सिंपल है। जो आपके कोर्स में 6 ही विटामिन दे रखे हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा विटामिन होते हैं, पूरी लिस्ट होती है इनकी, उसमें बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है, लेकिन वो आपके लेवल की नहीं है, इसलिए मैं नहीं करवा रहा। वरना कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो बहुत तगड़ी एक ट्रिक्स होती है, कभी वो भी बता दूंगा आपको। अब इसकी मैं अगर बात करूँ तो ये मैंने 6 आपके, ये तो सीरियल नंबर है। पहला जैसे विटामिन ए, पहला कौन सा? विटामिन ए। हिंदी इंग्लिश, ऊपर हिंदी, नीचे हिंदी है, नीचे इंग्लिश है। विटामिन ए कमी से होने वाला रोग, यानी कि इस विटामिन ए के डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रतौंधी रोग। कैसे पता चलेगा? क्या लक्षण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं उसके? कि प्रकाश मतलब लाइट, या रात यानी कि नाइट में दिखाई नहीं देता, यानी कि अनेबल टू सी एट नाइट और इन लाइट। ठीक है, सिंपल है।
कि जिसमें विटामिन ए की कमी होगी, रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस नाम का रोग हो जाएगा, उसको रात में या फिर लाइट में नहीं दिखेगा रात को। ओके। सेकंड, थायमिन B1। सेकंड विटामिन क्या नाम है? थायमिन। और वैसे B1 देखो ये याद करना बड़ा इजी है, इसको आप सीरियल नंबर से याद कर लेना क्रम से। A 3 बार B यानी कि A B1 B2 B3 CD। A 3 बार B CD, समझ पा रहे हो ना? ओके। सेकंड B1 का नाम है थायमिन। थायमिन रोग हो जाता है बेरी, ठीक है। बेरी रोग होने का मतलब अपनी हार्ट बीट क्या हो जाती है? कम हो जाती है, समझ पा रहे हो? लो हार्ट बीट। जब बेरी डिजीज होगा इसका मतलब आपकी हार्ट बीट क्या है? कम है। कौन से विटामिन की कमी है? विटामिन B1 की, जिसका नाम क्या होता है? अच्छा देखो मेरी बात समझना, इस विटामिन का नाम है विटामिन B1, लेकिन इसका वो जो वैज्ञानिक साइंटिफिक नेम है वो है थायमिन B1, ठीक है। ओके, ये भी ध्यान रखना। पूछ सकता है B1 का क्या नाम है? थायमिन। B2 का क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। B3 का क्या नाम है? नियासिन। विटामिन C का क्या नाम है? एस्कॉर्बिक। विटामिन D का क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। ये आपसे पूछ सकता है वो, ये ना पूछ के ये पूछ लेगा इनका नाम क्या है। विटामिन ए का तो पूछेगा नहीं, उसे पता है विटामिन ए का नाम तो विटामिन ए नाम होता है, ठीक है। दूसरा, थर्ड, राइबोफ्लेविन। जैसा नाम है वैसा ही रोग है। B2 राइबोफ्लेविन से कौन सा रोग होता है? राइबोफ्लेविनोसिस। बस आगे क्या जोड़ना है? ओसिस। आगे न तक तो है ही सेम, ओसिस। राइबोफ्लेविनोसिस रोग हो जाता है। होता है क्या है? आपने देखा होगा किन्हीं स्टूडेंट्स के, बच्चों के, या फिर किसी भी आदमी, किसी भी हो सकता है, मुंह होता है ना, माउथ, उसके किनारे जो होते हैं, ये जो लिप्स की बाउंड्रीज होती है, इनकी होठ की त्वचा बहुत फटी रहती है, फट जाती है, यानी कि रप्चरिंग अराउंड माउथ, ठीक है, माउथ लाइनिंग एंड स्किन ऑफ लिप्स, समझ पा रहे हो। और स्मृति में कमी यानी यादाश्त, मेमोरी लॉस भी होती है ऐसे लोगों की, जिसमें इस विटामिन की कमी होती है, उसकी होठ की त्वचा बहुत ज़्यादा फटती है और उनको यादाश्त भी यानी कि उसकी मेमोरी भी बहुत सारी लॉस होती है, याद कर लेना। चौथा है नियासिन। नियासिन से रोग हो जाता है पेलेग्रा। नियासिन विटामिन की कमी से B3 उसका नाम है, B3 का नियासिन नाम है, पेलेग्रा रोग हो जाता है। इसमें भी क्या है, इस पर ये थोड़ी इससे डिफरेंट नॉर्मल जीभ होती है ना, जीभ, टंग, और अपनी त्वचा यानी स्किन, इस पर पपड़ियाँ सी जम जाती है, वाइट पपड़ियाँ जम जाती है, यानी कि अपीयरेंसेस ऑफ ड्राई स्केल्स ऑन टंग एंड स्किन, ठीक है, उन पर वाइट पपड़ियाँ सी जम जाती है। एक होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, जिसको विटामिन C है, उसका नाम है एस्कॉर्बिक। स्कर्वी रोग हो जाता है। ये आप देखो किन्हीं के जो दांत होते हैं उनके मसूड़ों से ब्लड निकलता रहता है, खून निकलता है, यानी कि मसूड़ों में खून आना, और त्वचा पर चकते बन जाते हैं। चकते का मतलब वाइट से वो होता है ना, ऐसे गोले से बन जाता है, जगह जगह वाइट से हो जाता है, यानी कि ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, यानी कि मसूड़ों से खून निकलना, और अपीयरेंसेस ऑफ स्पॉट ऑन द स्किन। स्पॉट मतलब वाइट से किसी पे काले धब्बे से हो जाते हैं, वो किसकी कमी से होता है? वो एस्कॉर्बिक यानी कि विटामिन C की कमी से, जिसका नाम है एस्कॉर्बिक। एक विटामिन D जिसका नाम है कैल्सीफेरॉल। ध्यान रखना, ये A 3 B1 B2 B3 CD 6 हो गए। ये तो विटामिन है, इनका नाम भी साथ में, जैसे आपसे पूछ लेगा विटामिन B3 का क्या नाम है, नियासिन, अच्छे से याद करना, सब कुछ याद करना है, ठीक है। तो देखो ये कैल्सीफेरॉल आपने देखा होगा, रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है। रिकेट्स का मतलब किसी को आपने देखा होगा जिनके घुटने बीच में से बैंड रहते हैं, घुटने बीच में से हटते हैं, जैसे आर्मी वगैरह में तो फिट भी नहीं है। आपने देखा होगा आर्मी का मेडिकल या पुलिस का, किसी का मेडिकल होता है तो ये घुटने बैंड नहीं होने चाहिए, तो किसी घुटने आपस में अड़ते हैं, वो यही रोग है। या फिर पैरों की हड्डियाँ मुड़ जाती है, किसी की बाहर की तरफ, किसी के अंदर की तरफ, तो पैरों की हड्डियाँ मुड़ जाती है रिकेट्स की वजह से। विटामिन D जिसका नाम है कैल्सीफेरॉल। बोन्स ऑफ लेग बैंड्स, यानी कि जो पैरों की हड्डियाँ होती है बैंड खा जाती है, मतलब मुड़ जाती है, या फिर घुटने पास आ जाते हैं, इनवर्ड बेंडिंग ऑफ नीज। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, आपको अच्छे से इसको याद करना है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें 1 मार्क्स के, या फिर एज इट इज पूरा क्वेश्चन 4 नंबर का भी आ सकता है। एक क्वेश्चन बहुत टॉप है आपका, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वाशियोरकोर रोग क्या है, इसके लक्षण, रोकथाम, उपाय लिखिए, ठीक है। यानी कि व्हाट इज क्वाशियोरकोर डिजीज, राइट द सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन मेजर्स। मैंने पूरा 3 पोर्शन में अलग अलग पॉइंट बना के लिखा है, बहुत ही बढ़िया। देखो पहली बात है, क्वाशियोरकोर जो रोग है, क्वाशियोरकोर रोग, ये डिजीज़, ये हमेशा प्रोटीन की कमी से होता है। तो पहला कारण वही है, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकोर रोग हो जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन कॉजेज क्वाशियोरकोर डिजीज, पहला पॉइंट हो गया। फिर इसके सिम्टम का मतलब लक्षण, आपको कैसे पता चलेगा कि इस बच्चे को ये वाला रोग है। तो सिंपल है कि बच्चे का पेट फूल जाता है, ठीक है, उसे भूख कम लगती है,
स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। आपकी बुक में डायग्राम बना रखा है, बच्चा पेट फुला हुआ है ना, हाँ। त्वचा पीली हो जाती है या फिर शुष्क मतलब ड्राई हो जाती है, काली हो जाती है, धब्बेदार होकर फटने लग जाती है, स्किन धब्बेदार होकर फटने लग जाती है, कहते हैं ना तराड़े सी आ जाती है। यानी कि चाइल्ड स्टमक स्वेल्स, लॉसेस एपेटाइट, बिहेवियर बिकम्स इरिटेटिव मतलब चिड़न महसूस होती है उसको, स्किन बिकम्स पेल ब्लैक ड्राई स्पॉटी एंड स्टार्ट्स रप्चरिंग मतलब तिड़ने लग जाती है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है प्रिवेंशन मेजर्स। इसकी अब ऐसे बच्चों के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रिवेंशन का मतलब ऐसे रोकथाम के लिए, इस रोग की रोकथाम के लिए क्या करें फिर? तो बहुत सिंपल है कि द चिल्ड्रन शुड बी गिवन ईजिली डाइजेस्टेबल प्रोटीन रिच फूड। यानी कि आप उस बच्चे को ऐसा खाना खिलाओ जो बच्चों को आसानी से पाचन योग्य प्रोटीन देने चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती आप कुछ भी भारी खाना खिला रहे हो, नहीं, ऐसा फूड खिलाओ उस बच्चे को जो जल्दी से उसका डाइजेस्ट हो जाए। वरना कितना ही खिला दो, जब फूड डाइजेस्ट नहीं होता ना तो वो असर नहीं करता, मतलब बॉडी उसको नहीं ले पाता। तो इसके लिए काउज मिल्क इज़ गुड सब्स्टिट्यूट, यानी इसके लिए गाय का दूध सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अच्छा विकल्प है, क्योंकि गाय का दूध जल्दी कम फैटी होता है और वो बच्चे को जल्दी डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो इसके लिए गाय का दूध देना चाहिए। और दूसरी बात, लास्ट पॉइंट तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि 6 महीने के बाद सभी बच्चों को दाल, पानी, पनीर आदि देने चाहिए, पल्सेस वगैरह जितने भी 6 महीने तक तो आपको पता है मदर का मिल्क पिलाना चाहिए, माँ का दूध पिलाना चाहिए, और उसके बाद में तो उसको दालें हैं, पनीर हैं, ये सब देने चाहिए। ठीक है, यानी कि ऑल चिल्ड्रन आफ्टर द एज ऑफ 6 मंथ शुड बी गिवन पल्सेस वाटर, पनीर एक्सेट्रा। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए 4 मार्क्स में, बिल्कुल 4 मार्क्स या 3 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है। अच्छे से इसके नोट्स बना लो। ठीक है, ऐसे ही फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपसे पूछ रहा है कि खनिज कुपोषण से होने वाली हानियों का वर्णन करो, यानी कि एक्सप्लेन द लॉसेस ड्यू टू मिनरल मल्टीन्यूट्रिशंस। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिख दिया मैंने। पहला, विभिन्न प्रकार के खनिज। देखो अभी अपन ने पढ़ा विटामिन, वैसे ही खूब सारे मिनरल्स का मतलब खनिज भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो देखो विभिन्न प्रकार के खनिज भी शरीर संचालन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा इनकी कमी से शरीर में कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स ऑल्सो play an important role in the functioning of the body, and their deficiency causes different type of disorders in the body. Like iron is a part of hemoglobin. अपन चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, जितना भी अपना ये ब्लड का जो भी पार्ट है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ने वाले चैप्टर 4 में। अभी इतना समझ लो कि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन का एक आयरन एक पार्ट है। तो आयरन इज ए पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन एंड इट्स डेफिशिएंसी लीड्स टू पेसिस ऑफ फेस ड्यू टू एनीमिया। ठीक है, यानी पेलिंग ऑफ फेस ड्यू टू एनीमिया, यानी कि लोह तत्व है। आयरन का मतलब लोह तत्व रुधिर के हीमोग्लोबिन का भाग होता है। अगर इसकी रुधिर हीमोग्लोबिन के अंदर अगर लोहे की यानी कि आयरन की अगर हीमोग्लोबिन में कमी है तो हमें रक्तहीनता यानी कि एनीमिया, रक्तहीनता का मतलब ब्लड की कमी होना, और बेसिकली गर्ल्स में ज़्यादा इशू होता है इसका, एनीमिया डिजीज़। इसका मतलब जिसमें ब्लड की कमी हो और रक्तहीनता, उससे एनीमिया डिजीज़ हो जाता है। तो एनीमिया यानी रक्तहीनता के कारण चेहरा पीला पीला पड़ जाता है। ठीक है, चेहरा पीला पड़ जाता है। तभी कहते हैं ना कि जैसे हमें कुछ मात्रा में हमारे शरीर में हमें लोहा भी खाना चाहिए, नसंस वैसे नहीं खाना, लेकिन जैसे आप सब्जी बनाते हैं तो सब्जी की जो कढ़ाई होती है ना, नॉर्मल ऐसा समझ लो लोकल लैंग्वेज में, वो अगर लोहे की तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अपन डेली उसमें सब्जी बनाएंगे तो नॉर्मल कुछ पार्ट हमारे बॉडी में उस वो सब्जी के साथ में वो जो लोहा है, जो आयरन हमारी बॉडी में जाएगा, जो हमारे लिए सही रहता है। ठीक है, वरना आयरन की कमी से भी एक डिजीज़, बहुत सारे डिजीज़ हो जाते हैं, फिर वो आयरन वाली टेबलेट खानी पड़ती है, बात वही है, फिर ऊपर से खाना पड़ेगा। ऐसे ही एक पॉइंट और लिख लो कि ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन द एक्टिविटी 2 बार रिपीट हो गया ये। ठीक है, द एक्टिविटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड स्लोज डाउन एंड कॉजेज गोइटर। ये भी सुना होगा कि आयोडीन की कमी से ये गला लटक जाता है, गलगंड या गोइटर रोग हो जाता है उससे। ठीक है, वो भी एक आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि की क्रिया मंद पड़ जाती है, स्लो डाउन का मतलब धीमे पड़ जाती है, जिससे गलगंड या गेंगा रोग हो जाता है। अलग से क्वेश्चन आएगा कि गोइटर डिजीज किस वजह से होता है, तो आप लिखोगे आयोडीन की कमी से। इसलिए नमक भी आयोडीन वाला खाना चाहिए। तो आयोडीन की कमी अगर हो जाएगी तो गलगंड या गेंगा या गोइटर रोग हो जाता है। तो ये 2 मैंने उदाहरण लिखे हैं इसके,
जो सफिशिएंट आपको 2 एग्जाम्पल तो लिख के आना ही है। इसके अलावा अब अपने मिनरल्स की टेबल बनाएंगे, उस टेबल में सब कुछ, और वहाँ से जैसे विटामिन टेबल थी वैसे इसकी भी टेबल है जिसमें से क्वेश्चन आना पक्का है, ठीक है। हाँ, तो ये जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। बता दूं मैं आपको कि जैसे विटामिन वाली टेबल बनाई थी मैंने, वैसे ये टेबल है। इसमें क्या देखना है, एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा। बड़ी बात क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा या फिर क्या आएगा इस टेबल में से। क्वेश्चन ये आएगा कि सोडियम किन किन से हमें मिलता है, समझ पा रहे हो। सोडियम यानी कि एलिमेंट का नाम आएगा, आपको मिनरल्स का नाम आएगा सोडियम, और सोडियम हमें किन किन से मिलेगा। तो आप ये लिखेंगे कि कॉमन सॉल्ट में सोडियम होता है, फिश यानी कि मछली में होता है, मीट मांस, एग अंडे, मिल्क दूध, इन सब में सोडियम भरपूर मात्रा में होता है। दूसरी बात, इनका क्या काम है, क्यों खाएं सोडियम को अपन, ठीक है। तो मेन चीज़ है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ मसल्स यानी कि मांसपेशी जो संकुचन होता है उसके लिए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन इसके लिए काम आएगा मसल्स के लिए। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व चार्जेस, ठीक है, यानी कि तंत्रिका आवेश संचरण जो होता है हमारा बॉडी का नर्व सिस्टम जो होता है उसके, नर्व सिस्टम मतलब जैसे आपने कोई भी चीज़ को ऐसे काटा तुरंत पता चल जाना, ये नर्व सिस्टम हमारा जो ब्रेन से कनेक्ट होता है उसके लिए भी काम आता है। शरीर का विद्युत अपघटन और संतुलन बनाना। अब देखो ये बहुत सारे ऑप्शन हैं ऐसे, ये वो तक, तो आप कोई 2 या 3 लर्न कर लो। एग्जाम में ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आना है इस टेबल से, मेरी बात समझो। एग्जाम में इस पहली बात तो ये कि चैप्टर 4 नंबर का है तो छोटे क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से। बेसिकली अगर पिछले सालों का अपन पेपर उठा के देखें तो 2 मार्क्स लास्ट है, तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा नहीं तो 2-2, 3-3 इसके याद करना है। जैसे कि सोडियम, तो सोडियम किस में मिलेगा, अंडों में यानी एग्स में, मिल्क में और फिश में, ऐसे 2-3 याद कर लो। ऐसे इसमें कि हमारे मसल्स के लिए संकुचन में काम आता है, बॉडी बैलेंस के लिए काम आता है, मतलब संतुलन बनाने के लिए काम आता है, ऐसी कोई 2 लिख लो, ठीक है। ऐसे ही सेम पोटेशियम, तो पोटेशियम तो पूरे खाने, जो भी चीज़ खाते हो आप खाने के सब में है। ऑल फूड प्रोडक्ट्स यानी जो खाने वाली चीज़ें होती है, फूड जो भी होता हो उन सब में आपका पोटेशियम मिल जाएगा। और यहाँ पर सेम डिटो मैंने जानबूझ के नहीं लिखा ताकि लर्न करने में माइंड में एक सिस्टम बन जाएगा पूरी टेबल याद करने का कि ये और ये तो सेम टू सेम है। तो जो काम सोडियम करता है वही काम हमारी बॉडी में पोटेशियम करता है, ठीक है, ओके। तीसरा है कैल्शियम, और कैल्शियम तो सुना भी होगा आपने। कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए काम आता है। डॉक्टर कह देता है कि चलो आपकी हड्डियाँ बोन में, अगर बूढ़े लोगों में खासतौर से, तो वो कहता होगा आपको कि आप क्या हरी सब्जियां खाओ इन सब में, क्योंकि कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। देखो अगर कुछ याद ना होना तो अंडे और मिल्क इन सब में सब कुछ होता है, समझ पा रहे हो। एग, फिश, इन सब में बहुत कुछ होता है। नॉन वेजिटेरियन वालों के लिए चाहे वो मिनरल्स हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे विटामिन हो, बहुत ज़्यादा उनकी बॉडी में होता है। लेकिन जो वेज खाता है, मतलब कि जो शाकाहारी होता है, शाकाहारी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स खाने पड़ेंगे या तो आपको, और फिश और इनमें तो इसकी बराबरी कभी हो ही नहीं सकती। तो लेकिन कोई बात नहीं, वो अलग अलग होता है। जो नॉन वेजिटेरियन रहे, जो वेजिटेरियन रहे, अच्छी बात है। तो कैल्शियम मिल्क में रहेगा, एग्स में रहेगा, ग्रीन वेजिटेबल्स में रहेगा, यानी दूध, अंडे, हरी सब्जियाँ खूब खाओ, इनमें कैल्शियम खूब है। दूसरा क्या काम करता है ये, तो मेन काम है विटामिन डी के साथ हड्डियों एवं दांतों की मजबूती प्रदान करता है। हालांकि ये अकेला काम नहीं करेगा कैल्शियम, लेकिन विटामिन डी से ये काम करेगा, विटामिन डी के साथ मिलेगा। विटामिन डी का मतलब जो हमें धूप से भी मिल जाती है, और भी सोर्स है विटामिन डी के, अभी पढ़ेंगे नीचे। तो विटामिन डी के साथ मिलके हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, तब जो हमारे दांत होते हैं, टीथ, उनको भी मजबूत करता है। मतलब जो बोन का पार्ट है बेसिकली, उसको स्ट्रॉन्ग करने में कैल्शियम काम आता है, ठीक है। क्या खाना पड़ेगा, हरी सब्जियाँ, अंडे, दूध। अब है फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस में डिट्टो सेम है, यही वापस लिखना है, मिल्क, एग, ग्रीन वेजिटेबल्स, बस एक मिलेट जोड़ देना। मिलेट का मतलब होता है बाजरा, बाजरे में भरपूर फास्फोरस होता है। और राजस्थान का तो आपको पता है नंबर 1 है बाजरे में, आपके SST है क्वेश्चन है ये, बाजरा हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और वो भी जयपुर में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बाजरा खाओ खूब, और हरी सब्जियां खाओ, अंडे खाओ, तो आपको क्या मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा। और काम क्या रहेगा, सेम डिटो रहेगा। बस इसको देखो लर्न कराने का तरीका बता दूं, याद करने का तरीका बता दूं कि मेक्स बोन एंड टीथ स्ट्रॉन्ग अलॉन्ग विथ विटामिन डी, सेम डिटो मेक्स बोन एंड टीथ स्ट्रॉन्ग अलॉन्ग विथ कैल्शियम। जहाँ पर विटामिन डी लिखा हुआ है वहाँ पर कैल्शियम लिख देना, हिंदी वाले विटामिन डी की जगह कैल्शियम लिख देना। कैल्शियम के साथ हड्डियों दांतों की मजबूती प्रदान करता है, जबकि ये विटामिन डी के साथ, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है, ओके। फिर है आयरन, लोह तत्व है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था अभी। अच्छा एक चीज़ और है, जो अपने अभी वीडियो स्टार्ट किया था ना स्टार्टिंग में, वो डेफिनेशन लिखी थी, वहाँ पर एक सॉल्ट रह गया यार, वो शुद्ध था। स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन थी आई थिंक है ना,
बैलेंस डाइट की, तो वहाँ पर मैंने वो सोल्ड लिखा रह गया गलती से, वो शुड है, ठीक है ना। आपने वैसे तो आपने ठीक कर लिया होगा, इंग्लिश वाले बच्चों को बता रहा हूँ, अभी यहाँ नहीं लिखना है ना, वो उसकी बात कर रहा हूँ पीछे वाले थ्योरी की। स्टार्टिंग में जब वीडियो स्टार्ट किया था बैलेंस डाइट की डेफिनेशन थी आई थिंक उसमें, ठीक है ओके। हाँ अपन अभी कहाँ था, इसमें थे। तो लोहा था, तो मैंने कल कहा था कि ब्लड के अंदर लोहा यानी आयरन का होना बेहद ज़रूरी है। तो ये हमें कहाँ से मिलेगा, तो लीवर मतलब समझते हो लीवर किसका, ये जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं ना, वो जैसे फ़िश का लीवर खाते हैं या फिर जो मीट जो भी खाते हैं कहते हैं कि लीवर देना। तो लीवर, एग, मीट या मिलेट, वेजिटेबल यानी यकृत, अंडे, मांस, बाजरा, सब्जियां, ये सब खाओ, ठीक है। 2-3 याद कर लेना कोई से भी। अंडा और दूध तो बेसिकली सब में है, और फिश। दूसरा, रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। जब तक लोहा हमारी बॉडी में नहीं होगा, आयरन नहीं होगा, तो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, कम बनेगा, और वहाँ पर फिर एनीमिया डिजीज़, मैंने कल बताया था आपको, सॉरी पीछे बताया था, वो डिजीज़ हो जाता है। फिर आयोडीन की मैं अगर बात करूं तो आयोडीन तो समझते होंगे नमक में होता है, सॉल्ट मिल जाएगा। सी फूड जो समुद्री भोजन होता है ना, समुद्री भोजन का ये फूड है। सी फूड का मतलब समुद्री भोजन में क्या जाते हैं, जितने भी समुद्रों में जो जानवर पाए जाते हैं, जैसे कि मछली हो गई, फिश वगैरह, ये सारी, ठीक है। तो सी फूड खाओ, ग्रीन लेफी वेजिटेबल खाओ, मतलब कि जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती है, जैसे कि पालक हो गया, जिस पत्तियां हो, पत्ते ही खाने, जिसकी पत्तियां अपन खाते हो, ठीक है। तो सॉल्ट लिख लो, वैसे भी याद रह जाएगा। सी फूड है, ग्रीन लेफी वेजिटेबल है, नमक, समुद्री भोजन और हरे पत्तेदार सब्जियां, पत्ते वाली। क्या काम करता है सब, तो मैंने कल कहा था कि आयोडीन की कमी से गलगंड, घेंगा रोग हो जाता है, गोइटर, बस थायरोक्सिन हार्मोन, क्योंकि वो थायराइड ग्रंथि के वजह से होता है, और अपन पढ़ेंगे थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन हार्मोन छोड़ती है, और ज़्यादा करने से गोइटर रोग हो जाता है। आगे की बात है, अभी याद करना है कि फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में ये वाली चीज़ें यानी कि आयोडीन काम आता है। तो बेहद इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, इसलिए पूरी टेबल को याद करना पड़ेगा। जो सेम है, 3 बातें सेम टू सेम थी, तो उस हिसाब से याद कर लेना। ये थी आपकी टेबल। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, मैरस्मस रोग। बहुत परफेक्ट नोट्स बनवा रहा हूँ आपको, इनके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। मैरस्मस रोग यानी कि मैरस्मस डिजीज़ क्या होता है, उसके सिम्टम भी बताओ, लक्षण क्या होता है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, तो आप लिखेंगे कि प्रोटीन के साथ पोषण में पर्याप्त ऊर्जा की कमी होती है। भाई प्रोटीन की तो कमी है ही है, उसके साथ में पोषण की भी कमी है, यानी कि द एडिशन टू प्रोटीन शिंक्स एंड बिकम वीक। तो इस वजह से क्या होगा फिर, तो शरीर सूख कर दुर्बल हो जाता है। जैसे आपकी बुक के अंदर फोटो दिख रही होगी, जैसे बच्चे की आँख के अंदर धंसी हुई है, ठीक है, शरीर सूख कर दुर्बल हो जाता है, आंखें कांतिहीन है, अंदर धंस जाती है। इस स्थिति को मैरस्मस रोग कहते हैं। ऐसा कोई बच्चा जिसका शरीर सूख गया हो, बिल्कुल सूखड़ा सा हो गया हो, और आंखें अंदर धंस गई हो, ऐसी कंडीशन, ऐसी स्थिति वाले को मैरस्मस रोग कहते हैं। यानी कि आई सिंक्स डीप एंड बिकम्स यूस्टरलेस, दिस कंडीशन इज टर्म्ड एज मैरस्मस, ठीक है। इस तरह की कंडीशन को अपन मैरस्मस कहते हैं, सिंपल। फिर एक क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपकी बुक के पीछे दे रखा है कि पीने योग्य जल के क्या गुण होने चाहिए। वर्ड शुड बी द क्वालिटीज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। जो पानी पीने योग्य उनके लिए क्या अपन को गुण देखने की, ये पानी वाकई प्योर है, शुद्ध है। तो सिंपल है कि जल में आंखों से दिखने वाले कण, समझ पा रहे हो, जब नॉर्मली अपन पानी पीते हैं तो गिलास में या फिर किसी में देखेंगे तो उसमें डायरेक्ट दिखेगा अपन को कि आंखों से दिखने वाले कण जो अपन को आंखों से दिख सके, और वनस्पति नहीं होनी चाहिए। मतलब बेसिकली मोटा मोटी तो यही है कि कोई वनस्पति, घास फूस तो होना ही नहीं चाहिए। और दूसरी कोमा, हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए। कोमा, जल का पीएच बैलेंस एंड संतुलित होना चाहिए। मैंने आपको पीएच स्केल में बता रखा कितना पीएच होना चाहिए, वो वीडियो देख सकते हो आप। जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हो। देखो होता क्या है, पहले मैं आपको एक बात बताऊं, इंग्लिश में बोल देता हूँ। वाटर शुड नॉट हैव विजिबल पार्टिकल्स एंड वेजिटेशन। जो दिखने वाले पार्टिकल और वेजिटेशन का मतलब वनस्पति नहीं होनी चाहिए, पहली बात तो। फिर शुड नॉट हैव हार्मफुल माइक्रोब्स। हार्मफुल माइक्रोब्स का मतलब होता है सूक्ष्म जीव, हमें जो नुकसान पहुंचाते हैं वो नहीं होना चाहिए। पीएच ऑफ वाटर शुड बी बैलेंस्ड, और पानी का जो पीएच होता है वो बैलेंस होना चाहिए। नहीं, यानी कि ना तो एसिडिक ना बेसिक, ना तो अम्लीय होना चाहिए ना क्षारीय होना चाहिए। वाटर मस्ट हैव एडुएक अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन, और पानी के अंदर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन, ये वाली बात जो है। देखो होता है कि अपन आरओ वगैरह का पानी पीते हैं, तो आरओ के अंदर बहुत सारे, उसमें सफाई जब होती है तो उसमें मिनरल्स वगैरह उससे चले जाते हैं। ज़्यादा पानी जितना प्योर होता है उसमें मिनरल्स खत्म हो जाते हैं। तो वहाँ पर ये भी एक क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन वगैरह सही पर्याप्त मात्रा में घुली हो, मिनरल्स वगैरह पानी के अंदर अच्छे से होना चाहिए। तो ये एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके दोनों 1 मार्क्स के अंदर या फिर 2 मार्क्स तक भी
आ सकते हैं, बहुत अच्छे से छोटे छोटे 2 क्वेश्चन है, ये आपको उतारना है। फिर एक बढ़िया सा क्वेश्चन ये है कि राइट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर, यानी कि जो गंदा पानी होता है, दूषित जल के दुष्प्रभाव लिखिए। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकता है, तो कोई 3 या 4 पॉइंट्स मैंने आपके लिए बहुत ही बेटर सेलेक्ट किए, वो आप लिख देना। पहला पॉइंट यही है कि यदि पीने का पानी दूषित हो तो कई बीमारियां हो सकती है। मैनी डिजीजेस ग्रिप्स अप इफ द पोर्टेबल वाटर इज कंटेमिनेटेड, यानी ग्रिप्स का मतलब होता है चपेट में आ जाना, पकड़ लेना, बहुत सारी बीमारियों के अपन चपेट में आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा, ये बीमारियां पानी में रहने वाले रोग कारक सूक्ष्म जीवों के कारण होती है, जो पानी के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और जिनमें, अब देखो एक बात बताऊँ पहले, ये पानी से डिजीज़ कैसे होता है कि पानी अगर गंदा हो तो पानी में होते हैं माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव, वो हमारे शरीर में चले जाएंगे और हमारे शरीर में जाने के बाद में फिर इफेक्ट करेंगे और हम बीमार पड़ जाएंगे। यानी द डिजीजेज आर कोज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म इन द वाटर विच एंटर्स इनटू द बॉडी विथ वाटर। ये पानी के साथ माइक्रोऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो पानी के साथ में चले जाते हैं हमारे शरीर में, और फिर ये कौन कौन से पैथोजेंस हैं जो हमारे, कौन कौन से मतलब कि हिंदी में बोलते हैं इनको, जो हमारे शरीर में जाते हैं, कौन कौन से प्रोटोजोआ वगैरह जो होते हैं, ये रोग कारक, वो रोग कारक है विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ आदि प्रमुख है। ध्यान रखना, पैथोजेंस अलग से भी पूछे जाते हैं, यानी कि रोग कारक अलग से ही पूछ जाते हैं जो शरीर में जाने के बाद में हमें बीमार करते हैं, वो है विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ। यानी कि जो पैथोजेंस होते हैं वो हैं वायरस, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ एंड वॉर्म्स और ले लो। तो मेनली वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ ये हमारे शरीर में जाके एक पैथोजेंस होते हैं जो हमारे शरीर में जाके हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जिनकी वजह से हैजा हो सकता है, पेचिस हो सकता है, ऐसी बड़ी बीमारियाँ, यानी कि दिस पैथोजेंस कोज कोलेरा, डायंस्ट्री डिजीज, ये हमारे को हो सकती है। फिर गंदे पानी में वायरल संक्रमण नहीं हो सकता है, आपने सुना होगा पानी में वायरल हो जाता है, ठीक है। गंदे पानी, जैसे गंदा पानी कहीं फैला हुआ है तो वहाँ बहुत सारे डिजीजेज वहाँ पर होती है, जैसे मक्खियाँ हैं वगैरह हो जाती है, फिर बहुत सारे और भी बहुत सारे वायरस हो जाते हैं जो वहाँ से उठ के हमारे शरीर पर बैठ जाते हैं और हमें बहुत ज़्यादा मतलब कि कहते हैं ना कि रोगी बना सकते हैं, ठीक है। वो एक दूसरे को संक्रमित हो सकते हैं, जैसे कोई वहाँ से उठ के हमारे ऊपर वो मक्खी बैठ गई, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, और उससे हम बीमार पड़ गए और वही मक्खी दूसरे पे बैठ गई, या फिर हमारे से कोई बंदा दूसरा हो गया संक्रमित। तो ये जितने भी डिजीज़ होते हैं ये गंदे पानी से वायरल संक्रमण हो सकता है, जिसके कारण हेपेटाइटिस, फ्लू, टाइफाइड, पीलिया जैसे खतरनाक बीमारियाँ हो सकती है। यानी कंटेमिनेटेड वाटर ऑल्सो कोज डेंजरस डिजीज लाइक हेपेटाइटिस, फ्लू, टाइफाइड एक्सेट्रा, ये भी हमें हो सकती है। तो जो जो आपको ईजिली कोई 3 पॉइंट इजी वाले आप लिख सकते हो, और लास्ट पॉइंट ज़रूर लिखना। ये मैंने आपको एक जानबूझ के अलग सा पॉइंट लिखा है कि हमें क्या करना है कि देखो एक आंसर देने का पैटर्न होना चाहिए। पहले आपने रीजन बता दिया कि इन वजह से रोग होता है, फिर आप उसके एक लास्ट में एक उपाय भी दे दो, क्योंकि 10th के बच्चों तो नॉर्मल आपको ये भी होना चाहिए हमें कि फिर किस तरह का पानी यूज़ करना चाहिए। तो सो ड्रिंकिंग वाटर शुड बी फिल्टर्ड, बॉइल्ड एंड कूल्ड बिफोर यूज़, यानी कि हमें हमेशा पीने का पानी जो होता है वो रोगों से बचाने के लिए पानी को उबाल कर उसको ठंडा करके पीना चाहिए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन था जो कंप्लीट हुआ। हाँ, अब मैंने 4-5 बातें लिखाई है जो एज इट इज एग्जाम में डायरेक्ट पूछ जाएगी, सारी 1 मार्क्स की बातें हैं। एक तो पहला नोट लिखना BMI, इसको अलग से लिख लेना, फुल फॉर्म है ये बॉडी मास इंडेक्स, शरीर भार सूचकांक। बॉडी मास इंडेक्स ये क्या चीज़ है? ये हमारे शरीर को, जैसे जैसे जितनी हाइट है बंदे की, सपोज कोई 6 फीट का है, उस अकॉर्डिंग उसका वेट होना चाहिए। मतलब वेट उसकी हाइट के रेशियो से अगर ज़्यादा है तो वो BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स क्या है, उसका अनबैलेंस है। समझ पा रहे हो? जैसे कोई ज़्यादा हेल्दी होते हैं, ये ओबेसिटी मोटापे के लिए है। जैसे किसी का मेजरमेंट होगा तो हाइट के अनुसार वेट है, या फिर हाइट कम वेट ज़्यादा, या फिर ऐसा मान लो कि हाइट ज़्यादा वेट कम, तो वो BMI बताता है कि क्या मामला है। बस इतना सा ही पढ़ना, बाकी मोटापे या ओबेसिटी के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आना, बहुत छोटी बात है, आप सब जानते हो। जंक फूड खाने से, हेल्दी खाना खाने से, ठीक है, फैटी खाने से आदमी मोटा होता है, वो सब बातें नॉर्मल है। बस इतना सी फुल फॉर्म आएगी, बॉडी मास इंडेक्स, शरीर भार सूचकांक अलग से आ सकता है कि BMI की फुल फॉर्म बताओ बस। बाकी जो इस क्वेश्चन मैंने लिए तीन तो नोट हैं। नोट का मतलब तीनों ही 3 क्वेश्चन तो ये हैं। एक खुद रक्तचाप किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज ब्लड प्रेशर?
रक्तचाप क्या है, सुना होगा बीपी, ब्लड प्रेशर। तो क्या होता है कि जो रक्त वाहिनियाँ होती है, मतलब ब्लड वेसल्स जो हमारी होती है, उसके बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की जो दीवारें होती है, जैसे ये नसें हैं, नसों में ब्लड बहता है, वो हमारी ब्लड वेसल्स होती है। अगर वो जैसे कोई ऐसा मान लो कि पाइप है, ऐसी ब्लड वेसल होती है, अब इसमें ब्लड चलेगा तो इस पर दीवारें जो होती है, जो ये दीवारें मतलब इसकी जो वॉल्स है, बाउंड्री है, इस पर ब्लड का प्रेशर पड़ेगा, ब्लड का प्रेशर पड़ेगा। तो बहते रक्त वाहिनियों द्वारा दीवारों पर डाले गए दबाव को, उस प्रेशर को, जैसे पानी की पाइप भी तो भर जाती है तो अभी उस पर तो प्रेशर रहता है, कम होती है, थोड़ी नॉर्मल हो जाती है, तो वो दीवारों पर डाले गए दबाव को रक्तचाप कहते हैं, यानी कि प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स बाय ब्लड फ्लोइंग इन इट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ठीक है, चलो ये बात 1 मार्क्स में आगे रक्तचाप पूछे था वैसे बता दोगे। फिर 3 बातें जो है ना, तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 नोट मैंने लिखे हैं क्योंकि क्वेश्चन की फॉर्म है एक तरीके से, कि किसी व्यक्ति का रक्तचाप मतलब किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक या फिर डायस्टोलिक रक्तचाप के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। यानी कि या अभिव्यक्त करने का मतलब दिखाया जाता है कि किसी भी बंदे का अगर ब्लड प्रेशर ऑफ ए पर्सन इज एक्सप्रेस इन सिस्टोलिक या फिर डायस्टोलिक, इसका मतलब ये है कि अगर आपके अपने जब भी जो डॉक्टर वो अपना ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, बीपी चेक करते हैं, तो वो तो या तो बताएंगे सिस्टोलिक या बताएंगे डायस्टोलिक। मेरी बात समझ रहे हो, 2 तरीके से ब्लड को शो किया जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है। ठीक है, अब रही बात कितना सिस्टोलिक कितना डायस्टोलिक होता है, तो एक सामान्य व्यक्ति का यानी कि एक नॉर्मल पर्सन जो है उसका सिस्टोलिक रक्तचाप यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो पारा के यानी कि जो मरकरी लेवल होता है वो 90 से लेके 120 मिलीमीटर जो नापेगा ना, वो स्पाइग्नोमैनोमीटर्स हैं जिससे ब्लड प्रेशर नापा जाता है, उसमें वो एक पारा होता है, पारा इन सेंस मरकरी लेवल होता है, उसके 90 और 120 मिलीमीटर के बीच में, तथा डायस्टोलिक रक्तचाप होता है वो 60 से 80 मिलीमीटर के बीच में होता है। यानी कि सिस्टोलिक जो है वो तो होता है द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ ए नॉर्मल पर्सन इज बिटवीन 90 टू 120 मिलीमीटर मर्करी लेवल। ठीक है, एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज बिटवीन 60 टू 80 मिलीमीटर मर्करी लेवल। ये आपको ज़रूर याद रखना, एग्जाम आएगा कि किसी बंदे का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितने से कितने के बीच होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप कितने से कितने बीच होता है, अलग से लर्न करना है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, फिर भी रिपीट हो सकता है कि रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को, जैसे जिससे ब्लड प्रेशर नापा जाता है उसको क्या बोलते हैं, स्पाइग्नोमैनोमीटर, या फिर हिंदी में रक्तचापी बोलते हैं, लेकिन रक्तचापी की बजाय ये भी बोलते हैं, लेकिन ये आपको याद करना है, रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को स्पाइग्नोमैनोमीटर बोला जाता है। जो ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है उस इक्विपमेंट को, यानी कि द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड स्पाइग्नोमैनोमीटर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आना पक्का है। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग लगाओ आप लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर, यानी कि निम्न रक्तचाप और उच्च रक्तचाप। वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरी लैंग्वेज को अच्छे से समझना, मैंने बहुत ऑन वर्ड्स में पॉइंट बनाए हैं इसके। एग्जाम में 1 मार्क में क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। 1 मार्क का क्वेश्चन क्या आएगा, एक तो ये आ सकता है कि लो ब्लड प्रेशर क्या है, तो आपको सीधा एक ही आंसर लिखना है कि इट इज़ व्हेन द ब्लड प्रेशर इन योर आर्टरीज एंड वेन्स इज एबनॉर्मली लो, यानी कि जब हमारी आर्टरीज और जो वेन्स होती है, इन वेन्स के अंदर जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है थोड़ा कम हो। लो से मतलब ब्लड प्रेशर का कम होना, मतलब बीपी लो, नॉर्मल बोलते हैं ना बीपी लो, अपन नॉर्मल लोकल लैंग्वेज बोलते हैं इसको, बीपी लो हो गई या फिर बीपी हाई हो गई, वो यही चीज़ है। मतलब कि वह दाब जिसमें धमनियों और नसों में रक्त का प्रवाह कम होने लगता है या फिर कम होने के संकेत दिखाई देते हैं, ये डेफिनेशन हो गई। फिर इससे नुकसान क्या होता है हमारी बॉडी को, तो द ऑक्सीजन एनहांसिंग फूड डोंट रीच द इम्पोर्टेंट ऑर्गन लाइक हार्ट, किडनी, ब्रेन, इन सब के अंदर, मतलब जब बीपी लो होगा तो आर्टरीज यानी कि जो हमारी ये धमनियाँ और नसें हैं इसमें ब्लड सही ढंग से बहेगा नहीं, मतलब सही चलेगा नहीं चलेगा, तो हमारे जो बॉडी को ज़रूरत होती है, जैसे हमारी किडनी को, हार्ट को, ब्रेन को, इन सब को ब्लड की ज़रूरत होती है, या फिर जो भी फूड आइटम्स होंगे हमारे, जो भी अपन खाना खाएंगे वगैरह, वो हमारे नर्व सिस्टम तक, यानी इस ऑक्सीजन वगैरह ये हमारे इन हार्ट, ब्रेन या किडनी तक नहीं पहुंच पाएगी। नहीं पहुंच पाएगी तो फिर क्या होगा, किडनी डैमेज हो जाएगी। ठीक है, हार्ट से भी ये डिजीज़ भी, हार्ट डिजीज़ भी हो सकती है उसको, और किडनी डिजीज़ भी उसको हो सकती है। तो ये बहुत सारे रीज़न है, यानी कि जैसे मस्तिष्क, हृदय तथा गुर्दे जैसी बीमारियाँ, इंद्रियों में ऑक्सीजन का पौष्टिक आहार नहीं पहुँच पाते, इस वजह से बीमारियाँ हो जाती है, तो ये कारण है। अब ये जो पॉइंट अपन ने लिखा, ये जो मैंने पॉइंट लिखा है ना, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट आप हाई ब्लड प्रेशर में भी लिख सकते हो
क्योंकि इसमें भी क्या होता है, इसमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, ज़्यादा होने से भी नुकसान है। यानी कि इट इज़ व्हेन द ब्लड प्रेशर इन योर आर्टरीज एंड वेन्स इज हाई। बिल्कुल डिट्टो सेम लैंग्वेज रखी है अपन ने, वहाँ पर लो है, यहाँ पर हाई कर देना। यानी कि जो वेदाब जिसमें धमनी और नसों से रक्त का प्रवाह अधिक होने के लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, ओके। फिर इट इज़, ये दूसरी बात, जो हाई ब्लड प्रेशर है वो किस वजह से होता है। देखो लो ब्लड प्रेशर की चीज़ अलग है, हाई ब्लड प्रेशर किस वजह से होता है, जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, जो एक दूसरे पर थोड़ा जलसी रहता है, या फिर जो स्पाइसी खाता है, ऑयल खाता है, घी खाता है, पिकल यानी अचार वगैरह खाता है, उनके जो हाई ब्लड प्रेशर होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। यानी कि ये चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, भ्रम या फिर मैदे से बने पदार्थ, मान लो चीनी, मसाले, तेल, घी, अचार, इन सब के सेवन करने वाला जो बंदा होता है उसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। ठीक है, और फिर इस पॉइंट को भी यहाँ पर आप अगर अलग से इसको पूछे, सिर्फ अकेले हाई ब्लड प्रेशर को पूछे, तो ये भी लिख सकते हो कि ढंग से फिर ब्रेन और किडनी वगैरह नहीं पहुँच पाती और सब डैमेज हो जाती है, पॉइंट ऊपर लिख सकते हैं। फिर अब एक क्वेश्चन ये आ सकता है एग्जाम में, ये दोनों समझ में आ गई, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, यानी कि उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप, यानी कि हाई बीपी, लो बीपी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आएगा कि जिस बंदे को बीपी लो है या फिर जिसकी बीपी हाई है, उनको कैसा खाना खाना चाहिए, फिर क्या क्या प्रिवेंशन करना चाहिए उनको, वो ये हैं कि सच पेशेंट शुड ईट फूड कंटेनिंग पोटेशियम। ऐसे मरीजों को पोटेशियम युक्त खाना खाना चाहिए। ठीक है, पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए। और पोटेशियम की मैंने कल ही टेबल लिखाई थी, वहाँ से आप लिख सकते हो पोटेशियम किन किन में होता है। ठीक है, दूसरा, फ्रेश फ्रूट्स, पैक्ड फूड स्टफ शुड बी अवॉइडेड। यानी कि जो बंद डिब्बों में सामग्री होती है, फिर ताज़े फल होता है, ये नहीं खाने चाहिए इन पेशेंट को। ताज़े फल और बंद डिब्बों की सामग्री लो या हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तीसरा, अब क्या करना चाहिए इनको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करो, चाहे योगा करो, कोई भी करो, और ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम वॉकिंग फॉर 30 मिनट्स इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। तो अगर कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाता हो तो 30 मिनट के लिए एक्सरसाइज कर लो। तेज़ रनिंग करनी है रेगुलर, यानी कि खूब तेज़ लगातार 30 मिनट पैदल चलना सबसे बेस्ट व्यायाम है। और लास्ट बात है, धूम्रपान वगैरह, स्मोकिंग या वाइन का यूज़ नहीं करना चाहिए, मदिरा या फिर धूम्रपान का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत सिंपल सी 2 क्वेश्चन या 2 या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। इन दोनों को अलग अलग पूछ सकता है, फिर ये खाने के बारे में पूछ सकता है। तो इन तीनों को क्वेश्चन की फॉर्म में आपको नोट्स बनाने। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप। क्वेश्चन ये है कि सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग के लक्षण व कारण लिखिए। यानी कि राइट डाउन द सिम्टम्स एंड रीजंस फॉर सबम्यूकस फाइब्रोसिस। इस रोग के क्या तो लक्षण, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाला रोग हो गया। तो पहली बात तो मैं बता दूं आपको, ये रोग होता है गुटखा खाने से। जो लोग ज़्यादा गुटखा खाते हैं उनको सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग हो जाता है। फिर क्या होता है, ढंग से उनका जबड़ा नहीं खुलता। तभी कहते हैं ना कि चारों उंगलियां डाल के देखते रहे मुंह में, अगर चारों उंगलियां आ जाती है इसका मतलब मुंह सही ढंग से खुल रहा है, कहने का मतलब होता है। तो इन लोगों को क्या होता है कि मुंह है वो प्रॉपर खुलता नहीं है, और धीरे धीरे मुंह और ज़्यादा सिकुड़ता चला जाता है, और फिर वो बड़े बड़े डिजीज़ हो जाते हैं, जिसका नाम है सबम्यूकस फाइब्रोसिस। यानी कि जबड़े की मांसपेशियाँ कठोर हो जाने से जबड़ा ठीक से खुलता नहीं है। ये एक कारण है, दिख जाएगा, सॉरी वो लक्षण है, सिम्टम है कि मसल्स ऑफ द जॉज बिकम हार्ड एंड जॉज विल नॉट ओपन प्रॉपरली। और फिर रीज़न है यूज़ ऑफ गुटखा, यानी कि ज़्यादा गुटखा खाने से, यानी कि गुटखा खाने से सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग होता है, ये इसका कारण है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद में गुटखा से रिलेटेड इतना एग्जाम के अंदर आपके आना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गुटखा खाने से कौन सा रोग हो जाता है 1 मार्क्स में बस। अब है टोबैको। तंबाकू की बात करें तो पहला नाम ये आएगा कि टोबैको का या फिर तंबाकू का साइंटिफिक नेम क्या है। तंबाकू का वैज्ञानिक नाम क्या है तंबाकू पादप का, तो वो है निकोटिना टोबेकम। तंबाकू पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है, निकोटिना टोबेकम, यानी कि निकोटिना टोबेकम इसका साइंटिफिक नेम है। 1 मार्क्स में 100%। फिर एक क्वेश्चन लिखवाया मैंने आपको, विच इज़ द हार्मफुल इंग्रेडिएंट फाउंड इन टोबैको, यानी कि तंबाकू में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है। भाई तंबाकू में ऐसी क्या खराब चीज़ पाई जाती है जो हमारी लाइफ के लिए हार्मफुल है, वो ज़्यादा वो है कि इसकी पत्तियों में लीव्स कंटेन 1 to 8%, यानी कि 1 से 8% ऑफ एल्केलॉइड नेम निकोटिन।
यानी कि तंबाकू के अंदर इसकी पत्तियों में 1 से 8% तक निकोटीन नामक, ठीक है, निकोटीन नामक एल्केलॉइड पाया जाता है। मतलब तंबाकू की पत्तियों में क्या चीज़ खराब पाई जाती है, इसमें निकोटीन पाया जाता है, और निकोटीन पाया जाता है इसकी पत्तियों में 1 से 8%। समझ पा रहे हो, जो बहुत बहुत हानिकारक है। तो इनसे भी 1 मार्क्स में क्वेश्चन आपके आने के पूरे चांस है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी अपन बात करें तंबाकू की, तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि तंबाकू से क्या क्या हमें हानियां होती है, हार्मफुल इफेक्ट्स या फिर लॉसेस ऑफ तंबाकू। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 4 से 5 पॉइंट, वैसे 2 मार्क्स में अगर आता है तो आप 2 या 3 पॉइंट्स भी लिख सकते हो। तो मैं आपको सीधे सीधे पॉइंट बता देता हूँ। खूब सारी चीज़ आप पहले से ही जानते होंगे, क्योंकि तंबाकू से क्या क्या नुकसान है वो आप सब जानते हो, ठीक है। तो सीधे सीधे इसके नोट्स बना लो। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका कि चांसेस ऑफ माउथ, टंग, थ्रोट कैंसर इंक्रीजेज बाय द रेगुलर यूज ऑफ तंबाकू, यानी कि तंबाकू के निरंतर संपर्क में आने से मुंह, जीभ, गले, फेफड़ों आदि का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। सब सिंपल है, जानते हो। दूसरा पॉइंट, आपको पता है तंबाकू में कौन कौन पाया जाता है, निकोटीन। तो निकोटीन प्रेजेंट इन टोबैको थिकनेस, ठीक है, थिकनेस द वॉल्स ऑफ आर्टरीज ड्यू टू विच द ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट इंक्रीजेज। तंबाकू में उपस्थित निकोटीन धमनियों की दीवारों को मोटा कर देती है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर यानी रक्तदाब बढ़ जाता है, और जो हमारे हार्ट बीट है यानी कि हृदय स्पंदन है उसकी दर भी बढ़ जाती है। जैसे अपन बोलते हैं धड़कन बढ़ जाना, तो धड़कन बढ़ जाती है। तीसरा, द रेट ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्लोज डाउन इफ टोबैको इज यूज्ड बाय प्रेग्नेंट वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड, यानी कि गर्भवती जो महिलाएं होती है, जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती है, अगर वो उस टाइम पर तंबाकू का यूज़ करेगी तो उनके जो पेट में बच्चा होता है, मतलब जो भ्रूण होता है, जो एम्ब्रियो होता है, उसका डेवलपमेंट बहुत स्लो होगा। मतलब ऐसे बच्चों के फिर डिजीज़ होते हैं, वो कम्प्लीटली डेवलपमेंट माइंड से नहीं होंगे, ठीक है। चौथा एक पॉइंट और लिख दो लास्ट, कि सिगरेट जो लोग पीते हैं, तो सिगरेट के धुएं में होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जो हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होती है, ठीक है, लाल रुधिर कणिका, उसको ख़त्म कर देते हैं, जिससे हमारा जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता कम कर देती है। बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, सिगरेट से बहुत नुकसान है, क्योंकि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन सिगरेट स्मोक damages red blood cells and affect the oxygen transporting capability of the blood, ठीक है। यानी कि वो हमारी जो ऑक्सीजन कैपेबिलिटी है ट्रांसपोर्टिंग की, उसको ख़त्म कर देता है, और जो हमारे आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, उसको भी कम कर देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और इजी से आपके 4 पॉइंट है। एग्जाम के अंदर आप 3 भी लिख देते हो तो आपको 2 में से 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एल्कोहल। हाँ, तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे मदिरा यानी कि एल्कोहल। तो आपको पता है एल्कोहल का नाम जो होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो एथिल एल्कोहल होता है। एथिल एल्कोहल मैंने आपको केमिस्ट्री के अंदर बहुत अच्छे से बता दिए फॉर्मूले में, फिर भी अगर आपको रिवाइज करा देता हूँ तो C2H5OH इसका फॉर्मूला होता है, या फिर आप इसको CH3CH2OH भी कह सकते हो। बात एक ही है, मैंने आपको दोनों के दोनों फॉर्मूले जो चैप्टर 8 है आई थिंक कार्बोनेट्स कंपाउंड्स वाला, उसमें बहुत परफेक्ट तरीके से IUPAC सिस्टम के साथ में सब बता दिया है। तो इसका एक सिंपल से फॉर्मूला अगर पूछे तो आप दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लिख देना। एथिल एल्कोहल इसका नाम है, या फिर एल्कोहल एक ही बात है। अब इससे कौन कौन से अपने को नुकसान होते हैं, सेम वही क्वेश्चन आप लिखेंगे कि एल्कोहल यानी कि मदिरा से होने वाले नुकसानों का वर्णन कीजिए, ठीक है। राइट डाउन द हार्मफुल इफेक्ट्स, समझ पा रहे हो, या फिर हार्मफुल साइड इफेक्ट्स ऑफ यूज़ ऑफ एल्कोहल। ये आप क्वेश्चन लिखो, उसका आंसर मैं आपको सीधे सीधे पॉइंट बता देता हूँ, क्योंकि एल्कोहल का भी आप जानते हो, शराब पीने से कौन कौन से अपने नुकसान होते हैं, वो सारे नुकसान अपन को 3-4 लिखने हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखो आप कि मदिरा पान से, मदिरा का मतलब एल्कोहल, मदिरा पान से एल्कोहल रक्त प्रवाह यकृत में पहुँचता है, और अधिक मात्रा में उपस्थित एल्कोहल को यकृत एसिड एल्डिहाइड में बदल देता है, जो बहुत विषैला पदार्थ है। यानी कि अगर आप ज़्यादा ड्रिंक करोगे तो आफ्टर ड्रिंकिंग एल्कोहल इट रीचेज लिवर थ्रू ब्लड, फिर लिवर कन्वर्ट्स एक्सेस एल्कोहल इनटू एसिड एल्डिहाइड विच इज़ पॉइजनस, यानी कि जो कि बहुत ही हानिकारक या जहरीला होता है। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा, एल्कोहल के प्रभाव से व्यक्ति के शरीर का
सामंजस्य का मतलब और नियंत्रण का मतलब होता है व्यक्ति डगमगाता है, मतलब खड़ा नहीं रह पाता, इधर उधर गिरता है, मतलब नियंत्रण कमज़ोर हो जाता है, जिससे कार्य क्षमता क्षीण होती है और दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय कंजप्शन ऑफ अल्कोहल विच रिड्यूसेस वर्क एफिशिएंसी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट ऑल्सो इंक्रीजेज। सिंपल है, कोई भी 2-3 लिख देना। तीसरा है एल्कोहल से याददाश्त में कमी आती है, ठीक है ना, उस टाइम पर उसको कुछ ज़्यादा भाई रेगुलर यूज़ करता है ना, उस बंदे का फिर ज़्यादा माइंड भी काम नहीं करता, उसको लर्न नहीं रहती, कोई चीज़ याद नहीं रहती, और जो स्मरण क्षमता वो कम होती है, ठीक है, और उसका जो नर्व सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, वो भी प्रभावित होता है। यानी कि कंजप्शन ऑफ एल्कोहल रिड्यूस मेमोरी पावर और अफेक्ट द नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके प्रभाव से वसीय यकृत रोग हो जाता है, ठीक है। वसीय यकृत का मतलब लीवर। देखो मदिरा जो है, मतलब जो शराब जो है, अल्कोहल जो है, वो सबसे ज़्यादा हमारे अपने लीवर को डैमेज करती है, और लीवर को हिंदी में बोला जाता है यकृत। तो लीवर सबसे ज़्यादा डिजीज होगा, तो लीवर में रोग हो जाएगा, और फिर जिससे प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण पर प्रभाव पड़ता है। जो हमारे प्रोटीन वगैरह होते हैं उनमें सब में कमी आ जाएगी, और फिर उसका ढंग से खाना भी पाचन नहीं होता, और थोड़े दिन में इंसान क्या हो जाता है कि मर जाता है। इसलिए मदिरा या फिर अल्कोहल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। एक पॉइंट और है, इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर होती है और सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचती है। बिल्कुल सही है। आर्थिक स्थिति का मतलब इकोनॉमिकल उसकी सिचुएशन है, कंडीशन वो बहुत ज़्यादा कम पाए, रोज़ाना के पैसे कहाँ से लाएगा कोई बंदा, दारू पिएगा, शराब पिएगा, तो फिर इतने सारे रोज़ पैसे खर्च होंगे। और दूसरी बात, सामाजिक प्रतिष्ठा का मतलब होता है समाज के अंदर उसकी इज़्ज़त डाउन हो जाएगी, लोग ये कहेंगे तो शराबी है, नशेड़ी है, तो उसकी इज़्ज़त नहीं रहेगी। एक बहुत बड़े एक कहते हैं ना कि समाज में इज़्ज़त भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी बातें हैं जो शराब पीने वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो कोई भी 4 या 3 पॉइंट आप इसको इसमें से लिख देना, ठीक है। ये थे हमारे मदिरा सेवन के मानव स्वास्थ्य पर होने वाले कुप्रभाव, यानी कि हार्मफुल साइड इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग अल्कोहल। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक क्वेश्चन है अफीम। अब हमने स्टार्ट कर दिया ओपियम यानी अफीम। अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम ऑफ ओपियम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ओपियम प्लांट। तो इसका आंसर होगा पेपेवर सोमनिफेरम। पेपेवर सोमनिफेरम अफीम या ओपियम का वैज्ञानिक या साइंटिफिक नेम है। अच्छे से याद कर जाना, साइंटिफिक नेम एग्जाम में पक्का आता है। और दूसरी बात, मैं जो करवा रहा हूँ इसके अलावा कहीं से कुछ नहीं पढ़ना, इसके अलावा 4 मार्क्स का चैप्टर है, कहीं से कुछ आपके आएगा ही नहीं, ठीक है। सेकंड है, अफीम के दूध में कौन से एल्कोइड पाए जाते हैं? विच एल्केलॉइड्स आर प्रेजेंट इन ओपियम्स मिल्क, यानी कि अफीम का जो दूध होता है उसमें कौन कौन से एल्केलॉइड पाए जाते हैं? तो मार्फिन, कोडिन, निकोटिन, पेपेवरिन एक्सेट्रा। कोई 2-3 याद रह जाते हैं तो बेटर है। मार्फिन और कोडिन को मत भूल जाना, क्योंकि मार्फिन और कोडिन दोनों ही पेन किलर के काम में आते हैं। मतलब जहाँ पर अपने लग जाती है, दर्द होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो मार्फिन और कोडिन दोनों ही पेन किलर का काम करते हैं। इनका जो दूध होता है मार्फिन और कोडिन, क्योंकि एल्केलॉइड है तो इनको पेन किलर दवाइयाँ बनाने में काम में लिया जाता है। यानी कि मार्फिन में कोडिन का प्रयोग दर्द निवारक दवा बनाने तो किया जाता है। यानी कि मार्फिन एंड कोडिन आर यूज टू मेक पेन किलर मेडिसिन। तभी कहा जाता है ज़्यादा पेन किलर मेडिसिन हमें नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि पेन किलर दवाइयाँ बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। दर्द तो रोक देती है, मजबूरी में लेनी भी पड़ती है, लेकिन अगर जितना पॉसिबल दर्द को सहन करना चाहिए। दर्द पेन किलर दवाइयाँ हमेशा शरीर को क्या करती है, सुन्न करती है, और जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। खैर वो नॉलेज की बात है। इसके अलावा एक फुल फॉर्म मेरे ऐसे ही बुक में नज़र आ गई, तो कहीं 1 मार्क्स में क्या पता पूछ ले। LSD, ये भी एक कहते हैं नशीला पदार्थ है। इसका भी एग्जाम में फुल फॉर्म अगर आ जाए तो क्या लिखेंगे आप? LSD की लाइसर्जिक एसिड डाईइथाइल एमाइड। लाइसर्जिक एसिड डाईइथाइल एमाइड, हिंदी वाले ये लिख सकते हैं लाइसर्जिक एसिड डाईइथाइल एमाइड, और इंग्लिश हिंदी वैसे सेम ही है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट 3-4 क्वेश्चन छोटे छोटे आपके ये थे, ठीक है। ऐसे ही एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर एक और लिखो, जो एग्जाम में आने के पूरे चांस है, और जो आजकल बहुत ज़्यादा ताज़ा भी चल रहा है ये इशू, कि राइट एन आर्टिकल एंड एलिट्रेशन इन फूड प्रोडक्ट्स, यानी कि जो खाद्य पदार्थों में मिलावट है उस पर एक लेख लिखिए। ये क्वेश्चन आपकी बुक के पीछे था, एज इट इज़ अपन ने किया। इसके पॉइंट बनाए मैंने बहुत ही परफेक्ट, जैसा कि जैसे आपको एग्जाम में लिख के आना है। सेलेक्ट बड़ी मुश्किल से किए हैं, इसलिए ऐसे लिख के आना। पहला पॉइंट है, एडल्ट्रेटेड फूड आइटम्स आर इन एविडेंस इन आवर कंट्री, यानी कि संपूर्ण देश में मिलावटी खाद्य पदार्थों की भरमार हो रही है। भरमार का मतलब बहुत ज़्यादा, हर जगह देखो सब जगह मिलावटी फूड मिल रहे हैं। अपन बड़े चाव से खा लेते हैं,
जबकि वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है बॉडी के लिए। जैसे एडल्ट्रेटेड घी, मिल्क, ऑयल, टी, स्पाइसेस आर ओपनली सोल्ड इन द मार्केट। यानी कि जो मिलावटी आजकल नकली घी, दूध, तेल, चाय पत्ती, मसाले आदि धड़ल्ले से मार्केट के अंदर बिक रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है। तीसरा पॉइंट, पीपल आर ड्रिंकिंग यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पाउडर, कलर, रिफाइंड ऑयल इन द नेम ऑफ मिल्क। लोग दूध के नाम पर क्या पी रहे हैं? यूरिया पी रहे हैं, डिटर्जेंट पी रहे हैं, सोडा पी रहे हैं। मतलब दूध के अंदर आप बड़े खुश होते होंगे, वाह कितना दूध पी लिया, कितना दूध गाढ़ा है। जितना ज़्यादा गाढ़ा दूध है उसमें इतना ज़्यादा पाउडर है, यूरिया है, डिटर्जेंट है, सोडा है। बहुत ज़्यादा मिलावट आजकल मिल्क के अंदर और बहुत सारी चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा हो रही है। रिफाइंड तेल मिक्स किया जा रहा है, यूरिया मिक्स की जा रही है, क्योंकि ये दूध की कंपैरिजन में सस्ते होते हैं, इसलिए दूध के अंदर मिलावट कर करके दूध को बेच देते हैं। ठीक है। ऐसे अपन मसालों की अगर बात करें तो ब्रिक पाउडर इन चिली पाउडर, यानी कि जो ईंटों का जो पाउडर होता है, मतलब समझ पा रहे हो, मिर्ची पाउडर में ईंट का चूरा मिला दिया जाता है। जो सौंफ होती है, सौंफ पर कृत्रिम हरा रंग पाए, सौंफ और ज़्यादा हरी दिखे, ग्रीन दिखे, उसके लिए आर्टिफिशियल ग्रीन कलर इन फेनल, उसके ऊपर आर्टिफिशियल ग्रीन कलर चढ़ा देते हैं जिससे और ज़्यादा चमकती हुई नज़र आती है। अपन सोचते हैं ये बहुत अच्छी है। फिर लेड क्रोमेट, ठीक है, एंड येलो सॉइल इन टर्मरिक, जो हल्दी होती है पीली होती है, तो जो पीली मिट्टी वगैरह होती है वो उसके ऊपर उसमें मिला देते हैं या उसके ऊपर लेप कर देते हैं ताकि वो और ज़्यादा येलो दिखे, पीली दिखे। पपाया के जो बीज हैं, पपाया सीड्स आर मिक्सड इन ब्लैक पेपर, यानी कि जो काली मिर्च होती है, हरा रंग हल्दी में लेड क्रोमेट व पीली मिट्टी मिला दी जाती है। काली मिर्च के अंदर पपीते के बीज मिला दिए जाते हैं। पपीते के बीज से वो क्या होता है उसका, वो भी एक काली काली सी मिक्स कर देते हैं लोग, तो वो वेट हो जाता है। पपीते के बीज बड़े सस्ते होते हैं, जबकि काली मिर्च की रेट बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो ये चीज़ें। फिर जो ताज़ा फल या सब्जियां होती है उनको तरोताज़ा रखने के लिए, हरा दिखाने के लिए, चमकता हुआ दिखाने के लिए केमिकल इंजेक्शन फॉर ब्रिंगिंग ब्राइट कलर इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है, यानी कि फल और सब्जियों में चटक रंग या रासायनिक इंजेक्शन लगा दिया जाता है जैसे वो ताज़ा दिखने के लिए लेड और कॉपर का विलेन का छिड़काव करते हैं। लेड कॉपर का छिड़काव कर देंगे ऊपर, वो एकदम ताज़ा रहेगी, जैसे अभी तोड़ के लाए हो। जैसे सफ़ेदी के लिए गोभी, जो गोभी होती है उस पर वाइट कलर होता है, ठीक है, तो उसमें वाइट करने, उसको वाइट ज़्यादा रखने के लिए सफ़ेदी के लिए गोभी पर सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव कर दिया जाता है ताकि वो बहुत ज़्यादा वाइट रहती है। यानी कि ये अपना हो गया यहाँ तक। फिर स्प्रेड टू फ्रेश एफियंस एंड सिल्वर नाइट्रेट स्प्रेड ऑन कॉलीफ्लावर, ठीक है, कॉलीफ्लावर का मतलब गोभी फॉर विच कलर, और कलर आर यूज्ड। अब दूसरी बात, मिठाइयाँ भी अलग अलग, बहुत ज़्यादा मिठाई लोग खाते हैं कि मिठाइयों पे क्या होता है, बहुत परफेक्ट कलर देख के ज़्यादा लोग कहते हैं कि वो कितना अच्छा कलर है, कितनी अच्छी स्वीट बनी होगी। तो कलर्स आर यूज्ड इन स्वीट्स विच कैन लीड टू कैंसर। बहुत ज़्यादा मिठाइयों में कलर मिलाने से बहुत ज़्यादा कैंसर होने के पूरे चांस है, क्योंकि ऐसे ऐसे रंग मिलाए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा चटकीले होते हैं, चमकते हैं। मिठाइयों में ऐसे रंगों का प्रयोग हो रहा है जिससे कैंसर होने का खतरा है। तो ये जितने भी 5-6 पॉइंट अपन ने लिखे हैं, जैसे ये सब जितने मैं जो डॉट बनाता हूँ ये सब पॉइंट है, तो कोई भी आप 4 पॉइंट याद कर लेना, ठीक है। 3-4 पॉइंट तो अपन लिखना है। एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स से का ही क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा, ठीक है। हालांकि चैप्टर 4 मार्क्स है, लेकिन छोटे क्वेश्चन इसमें से आते हैं, इसलिए 3 या 4 पॉइंट अगर आपको याद हो जाते हैं तो सबसे बढ़िया। 3 पॉइंट तो कर ही लेना, ठीक है। हाँ, तो लास्ट क्वेश्चन आज के इस चैप्टर का, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में। बहुत ज़्यादा आपका फेवरेट होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान है। एक तरीके से एक स्वीट पॉइजन है, एक मीठा जहर है, ठीक है। तो कोल्ड ड्रिंक्स तो कभी पीना ही नहीं चाहिए, कोल्ड ड्रिंक का तो यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए जहाँ तक हो। क्वेश्चन ये है कि डिस्क्राइब द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स इन आवर बॉडी। पहले नुकसान सुन लो, यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स से हमारे शरीर में पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों का वर्णन कीजिए। पहला है, कोल्ड ड्रिंक्स के निर्माण के समय फास्फोरिक अम्ल डाला जाता है। ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स फास्फोरिक एसिड इज मिक्स इन इट। फास्फोरिक एसिड डाला जाता है, और वो फास्फोरिक एसिड जो होता है वो सीधा हमारे टीथ पर, दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है, और वो इतना पावरफुल होता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो लोहे को भी गला सकता है। विच डायरेक्टली अफेक्ट्स द टीथ, इट हैज़ द कैपेसिटी टू इवन डिजोल्व द आयरन।
यानी कि वो लोहे को गलाने की क्षमता या पावर रखता है। तो आप सोच लो कि वो अपने दांतों पर कितना इफेक्ट डालता होगा। आपने खूब सारे बच्चों को देखे होंगे जिनके दांत है ना वो गड्ढे पड़ जाते हैं दांतों में, ठीक है, दांतों में गड्ढे पड़ जाएंगे और उसका फिर कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, या फिर किन्हीं दांतों से ऊपर से वाइट से दरारें पड़ जाती है, लाइनिंग आ जाती है, काले काले से हो जाते हैं। ये सब जो अफेक्ट होते हैं ये बेसिकली अगर ये कोल्ड ड्रिंक का यूज़ करता है तो इससे होती है, सीधा इफेक्ट डालते हैं, बिल्कुल यूज़ नहीं करनी। दूसरी, एथिलीन ग्लाइकोल रसायन पानी को 0 डिग्री तक जमने नहीं देता, इसे आम भाषा में मीठा जहर कहा जाता है। देखो एक इसी के अंदर मिलाया जाता है केमिकल जिसका नाम है एथिलीन ग्लाइकोल। The chemical ethylene glycol mixed in it does not allow the water to freeze even at 0 degree. Commonly it is called as sweet poison. ध्यान रखना कि इसको इस कोल्ड ड्रिंक के अंदर मिलाया जाता है, इस केमिकल को, रसायन को। ये इतना पावरफुल होता है कि 0 डिग्री टेम्परेचर होने के बावजूद भी, 0 डिग्री टेम्परेचर होने के बावजूद भी पानी को जमने नहीं देता। आप सोचो कोल्ड ड्रिंक जमा हुआ नहीं देता। बेसिकली यही कारण है कि 0 डिग्री जबकि होता है उसका टेम्परेचर, फिर भी ये इतना पावरफुल केमिकल है, नुकसानदायक केमिकल है जो उसको जमने नहीं देता। जबकि 10 डिग्री 15 डिग्री में भी पानी जमने शुरू हो जाता है, आपको बताया, जबकि ये तो 0 डिग्री पे भी जमने नहीं देता। एसी में अपन को 20-22 का टेम्परेचर भी ठंड लगाने लग जाता है वो, जबकि ये सोचो कि 0 डिग्री का टेम्परेचर है उसके बावजूद भी उसको जमने नहीं देता, सोच सकते हो। और इसी का आम भाषा में, लोकल भाषा में, आम भाषा में इसका इसी का नाम है मीठा जहर। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है स्वीट पॉइजन, मीठा जहर क्या है? आप लिखोगे एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। एथिलीन ग्लाइकोल का क्या नाम है दूसरा? मीठा जहर, स्वीट पॉइजन। फिर एक पॉइंट और है कि कोल्ड ड्रिंक्स में 0.5 pps सीसा डाला जाता है। pps, ठीक है, ये कोई इसको मेजरमेंट करने की ऐसा यूनिट, ऐसा मान लो पावर है कि कोल्ड ड्रिंक में 0.4 pps सीसा डाला जाता है, जो मस्तिष्क, गुर्दा, लीवर, मांसपेशियों, स्नायुओं के लिए बहुत घातक है। यानी कि 0.5 pps लीड इज मिक्सड इन कोल्ड ड्रिंक्स विच इज हैजर्ड्स, ठीक है, फॉर ब्रेन, लीवर एंड मसल्स। हमारे लिए, ब्रेन के लिए, मसल्स के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। इसके अलावा इसमें मिली कैफीन, इसके अंदर कैफीन मिली होती है, तो कैफीन की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से नींद नहीं आती, अनिंद्रा, सिरदर्द की समस्या उत्पन्न होती है। कैफीन मिक्स्ड इन इट कॉजेज इंसोम्निया एंड हेडेक, ठीक है। तो ये खूब सारी हार्मफुल इफेक्ट है इस कोल्ड ड्रिंक का। तो ज़िंदगी में कभी कोल्ड ड्रिंक, कभी कभी कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा कम यूज़ करना है जहाँ तक हो कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, क्योंकि ये नुकसानदायक बहुत ज़्यादा है। तो ये था आपका चैप्टर फर्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का चैप्टर है। 4 नंबर के क्वेश्चन मार्क्स में आपको कुछ भी इन नोट्स के अलावा नहीं पढ़ना, इनके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छे से लर्न करना, अच्छे से नोट्स बना के। ओके।